अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमेना इन विच व्हेन द करंट इज चेंज्ड इन द कॉइल, the magnetic flux linking the coil is changed itself by producing statically induced EMF in the coil. This phenomena is called self-induction. मतलब कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें करंट के चेंज होने की वजह से, कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसी कॉइल के साथ जो लिंक कर रहा होता है वो भी चेंज होता है और उसके चेंज होने की वजह से स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कॉइल में प्रोड्यूस होती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आपको मैं इस डेफिनेशन को, इस फिनोमिना को एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ये फिनोमिना क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, जिसको कनेक्ट किया गया है एक की के साथ, बैटरी जो कि सोर्स है और रियोस्टेट। अब रियोस्टेट बेसिकली क्या है? ये एक रेजिस्टर होता है जिसकी फंक्शनलिटी ये होती है कि इसके रेजिस्टेंस को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इनिशियली जब ये की ओपन होती है तो उस केस में कोई भी करंट इस कॉइल में फ्लो नहीं करता, लेकिन जब हम इस की को क्लोज कर देते हैं तो अब करंट इस कॉइल में से मूव करेगा। करंट के फ्लो की वजह से इसके इर्द गिर्द, इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम ये कर रहे हैं कि ये जो रियोस्टेट है इसके रेजिस्टेंस को चेंज करें, ठीक है, इस रियोस्टेट को अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है और इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से इस कॉइल में जो करंट है वो भी चेंज होगा और जब करंट चेंज होगा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो दूसरी कॉइल में है वो भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसकी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता है जब कोई कॉइल उसके पास हो या कोई कंडक्टर उसके पास हो। इस केस में हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है। अब जब हम ये रियोस्टेट यूज करते हैं तो इसकी वजह से करंट चेंज होगा, ठीक है। अब इनिशियली करंट इस पॉइंट पर है, ठीक है, अभी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है जो कि चेंज होके आ रहा है। करंट अब यहाँ से आया, इस पॉइंट पर आया, तो उस करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये इस कॉइल के साथ भी लिंक कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसके चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो इसमें से पास कर रही हैं वो भी चेंज हो रही हैं। तो इसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो ईएमएफ कौन सी होगी? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। मतलब ये करंट अपना तो फ्लो कर रहा है लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो इसके चेंज होने की वजह से इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। अब जैसे ही ये करंट आगे फ्लो करेगा तो इसकी वजह से ये नेक्स्ट कॉइल में भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से करंट चेंज होगा और इस तरह सारी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, डेट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती जाएगी। हमने लेंस लॉ में देखा था कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो हमेशा अपने काज को अपोज करती है। तो इस केस में अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो भी अपने काज को अपोज करेगी, मतलब ये जो चेंज इन करंट हो रहा है उसको भी ये अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस कॉइल की जो प्रॉपर्टी है कि वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज कर सके या इस चेंज इन करंट को अपोज कर सके, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल की प्रॉपर्टी है, ये किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जिस काज की वजह से, जिस चीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करे। अब हम इस सारे फिनोमिना को मैथमेटिकली देखते हैं। अब हम ये कहते हैं कि इस कॉइल की n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, और करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स,
मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज हो रहा है करंट के चेंज होने की वजह से। तो जो फ्लक्स लिंकेज हमारे पास आएगा वो है एन डेल फाई, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एन डेल फाई। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज हमारे पास आ गया एन डेल फाई। अब हमारे पास ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ये किसी टाइम ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो ये फ्लक्स लिंकेज भी चेंज होता है। तो रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आएगा एन डेल फाई बाय डेल टी। ठीक है, फैराडे लॉ से हमने ये देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसकी इक्वेशन थी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल फाई बाय डेल टी। ठीक है, अब जो रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, क्योंकि जब जितनी टाइम ड्यूरेशन में करंट चेंज होगा तो उस करंट के चेंज होने की वजह से ही फ्लक्स चेंज होता है टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू डेल आई बाई डेल टी। ठीक है, अभी हमने ये बात की कि जो रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। एन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल आई बाई डेल टी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एन डेल फाई बाई डेल टी इक्वल आ गया डेल आई बाई डेल टी। हम डेल टी को आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ से एन डेल फाई बाई डेल टी की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि इक्वल है डेल आई बाई डेल टी के। तो अब हम ये जो डेल आई बाई डेल टी हमारे पास है, अब हम इसको पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी फैराडे लॉ से। ये इक्वेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल फाई बाई डेल टी। तो अब हम यहाँ पे एन डेल फाई बाई डेल टी की जगह पुट करेंगे डेल आई बाई डेल टी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई बाई डेल टी। ठीक है, अब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को भी रिमूव करना है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। इस केस में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है L, यानी सेल्फ इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल आई बाई डेल टी। और अब हम यहाँ से अगर L के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा L इस साइड पर। अब देखिए हमें बेसिकली L के लिए इक्वेशन चाहिए तो हम L को इसी साइड पर रखते हैं, और अब यहाँ पे जो डेल टी है वो E के साथ आ जाएगा, मतलब E डेल टी डिवाइडेड बाय, और डेल आई इस L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ गया डेल आई। ठीक है, ये बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका यूनिट क्या है, या बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई थी E इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। तो अब हमने यहाँ पे ये किया था कि डेल टी को E से मल्टीप्लाई कर दिया था और डेल आई को डिवाइड कर दिया था। अब अगर हम ये काम करें कि L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डेल आई बाय डेल टी करें तो ये इक्वेशन भी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आ सकती है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, अब अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करें तो सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली ये है कि जो रेशो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उसके इक्वल होता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और इस सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास है हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। अब हम ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी हम इससे अपने लिए हेनरी को कैलकुलेट करते हैं कि बेसिकली हेनरी किस चीज़ के इक्वल है। तो ठीक है, E का यूनिट वोल्ट, I के लिए एम्पेयर, T के लिए सेकेंड। हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड। अब हम ये करते हैं कि ये सेकेंड जो इस एम्पेयर के साथ डिवाइड हो रहा है ये इसके साथ वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें वोल्ट इंटू सेकेंड
डिवाइडेड बाय एम्पेयर। अब यहाँ से आप देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी, E मतलब वोल्ट, टाइम के लिए सेकेंड, डिवाइडेड बाय एम्पेयर। ठीक है, बेसिकली यही इक्वेशन आ गई और इसकी के जो यूनिट्स यूज़ हो रहे थे वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। और अब वोल्ट V, S के लिए, सेकेंड के लिए S और एम्पेयर के लिए A। अब यहाँ पे देखें A डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। बेसिकली जो हेनरी है वो इक्वल है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर के। ठीक है, अब फैराडे लॉ से हमारे पास जो इक्वेशन आई वो है E इज इक्वल टू N del phi बाय del t, और हमारे पास जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF से इक्वेशन आई वो है E इज इक्वल टू L del I बाय del t। अब देखें, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम अब इन दो राइट हैंड साइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा N del phi बाय del t इज इक्वल टू L del I बाय del t। अब देखें यहाँ से ये डेल, ठीक है, इस डेल से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डेल टी इस डेल टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है N phi L I, और अब यहाँ से हम L के लिए निकालें इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू N phi बाय I। हमें पता है कि जो N phi है वो इक्वेशन में फ्लक्स लिंकेज की इक्वल होता है, तो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास इक्वल आ गया फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट के, या रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू करंट। सो द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट is equal to self inductance. Thanks for watching my video.